नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बजट पेश किया जा चुका है और इस आम बजट से आपको क्या मिला, आम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात टैक्स स्लैब की भी होगी कि इनकम टैक्स में जिस तरह की रियायत मिली है क्या उसका वाकई फायदा होने जा रहा है। तो मोदी सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है। इस बजट में टीवी, कंप्यूटर, कपड़े सस्ते करने की घोषणा कर दी गई है, जबकि सिगरेट, पान मसाला, कोयला महंगा हो गया है। सिगरेट समेत तमाम तंबाकू उत्पाद भी अब महंगे हो गए हैं। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 11 से लेकर 72% तक बढ़ाई गई है। पान मसाला पर एक्साइज ड्यूटी 14 से बढ़ाकर 16%, अनिर्मित तंबाकू पर 50 से बढ़ाकर 55% ये कर दी गई है। तो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या सस्ता क्या महंगा, वो हम आपको तफसील से बता रहे हैं। कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। और महंगी चीजों की बात की जाए तो बजट का असर किन किन चीजों पर इस तरह से पड़ा है कि उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, वो तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आज के इस बजट से टैक्स पेयर्स और निवेशकों को क्या मिला, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका कितना फायदा आपको होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपके सामने जो तस्वीर है आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो अब 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पर्सनल इनकम टैक्स से छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। इन सब के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। पहले इन्हें 2.5 लाख रुपए तक पर इनकम टैक्स में छूट मिलती थी। अब इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए करीब 50,000 रुपए अधिक होंगे, एक औसत अनुमान के मुताबिक। लेकिन कुछ चीजें जो महंगी हुई हैं उसका भी असर पड़ने जा रहा है। जाहिर तौर पर महंगाई से जनता पहले से ही त्रस्त है। होम लोन ब्याज पर छूट से क्या फायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, इनकम टैक्स में 10% इनकम टैक्स पर आपको फायदा जो मिल रहा है आप देख सकते हैं 5,150 रुपए का। इसके अलावा 5 लाख रुपए में आपको क्या फायदा मिलेगा, और अगर आमदनी 10 लाख रुपए है सालाना तो करीब 15,450 रुपए का फायदा मिलेगा। यह एक औसत अनुमान है। तो जाहिर तौर पर जो लोग तनख्वाह पाते हैं उनके लिए, जिन्हें सैलरी मिलती है, और उनके लिए एक बड़ा फायदा है जो इनकम टैक्स चुकाते हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डायरेक्टर हैं पीएनबी के। सीए गोपाल केडिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मेंबर हैं एनआरआईसी के। गोपाल केडिया साहब, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो टैक्स पेयर्स के लिए क्या राहत आपको नजर आ रही है इसमें? देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए इनिशियली अखिलेश जी हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअल के लिए एकदम से हो जाना चाहिए, और फीमेल के लिए उसमें से 50,000 और ज्यादा हो। एटीसी एक बहुत चर्चित सेक्शन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एटीसी के लिए जो एग्जिस्टिंग अभी सीमा थी 1 लाख रुपया, उसमें 2 लाख तो मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और हाउसिंग लोन के लिए चूंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है, हाउसिंग रेट के लोन के इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन लगता है कि इसमें जेटली साहब ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया है। और जो एक्सपेक्टेशन था सबका, जो आप लोगों के टीवी चैनल पर भी काफी चल रहा था, और हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उसमें उसका लगता है 50% उन्होंने दे दिया कि आधा आधा तुम्हारा आधा हमारा करके उन्होंने लगता है कंप्रोमाइज किया। और जो एग्जिस्टिंग लिमिट, जो अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख की थी, उसको 2,50,000 किया, अब तो सर्वविदित है। लेकिन एक चीज अभी भी सामने नहीं आई है। पहले जो है 3 स्लेब रेट थे, जो 60 साल से 80 साल तक के जो अपने पर्सन है उनका एक स्लेब रेट था, फिर 80 साल से ज्यादा था। तो 80 साल के ज्यादा के लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया। हो सकता है बजट के जो इन बिटवीन द लाइंस हैं वहां पर उसके बारे में कुछ हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी जो एग्जिस्टिंग परिवर्तन है यही है। और थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जो एटीसी में आते हैं, एटीसी में 1.5 लाख रुपया इन्होंने जो कर दिया, और साथ में एक पीपीएफ की लिमिट भी जो थी, जो पहले 1 लाख पीपीएफ में आप कर सकते थे, उसको उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। कहने का मतलब कि आप अगर पीपीएफ में केवल टैक्स सेविंग के लिए का जिक्र किया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक की बचत पर अब टैक्स छूट है। डॉक्टर सुनील गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहूंगा, पीएनबी के आप डायरेक्टर हैं, इससे क्या सरकार को भी फायदा होने जा रहा है? बहुत ही सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है। इससे सरकार को ये फायदा होगा कि जो पीपीएफ में पहले आप 1 लाख रुपए की राशि तक इन्वेस्ट कर सकते थे, 1 लाख रुपए से ज्यादा अलाउड नहीं थी, अब वो लिमिट बढ़ा के 1.5 लाख कर दी गई है। तो इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल 1.5 लाख रुपए तक अब इन्वेस्ट कर सकता है, और उसकी छूट करस्पॉन्डिंग एटीसी में उसको मिल जाएगी। तो सरकार को यह फायदा होगा कि उनको ये पैसा पीपीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
ये सरकार को इसमें फायदा है। मतलब इसमें दोनों का फायदा है, आम लोगों का भी है, जनता का भी है और सरकार का भी फायदा है। ज्यादा किसका फायदा आपको नजर आ रहा है? ज्यादा तो देखिए आम लोगों का ही फायदा है। किस तरह से? आम लोगों को टैक्स में रिबेट मिलेगी। 1 लाख से 1.5 लाख तक की जो लिमिट कर दी है, हाँ। वो 80C में 1.5 लाख तक की उसको छूट मिल जाएगी। हाँ। लेकिन गोपाल केडिया जी, क्या ये राहत कुछ और नहीं मिल सकती थी? अखिलेश जी देखिए, पीपीएफ के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टैक्स सेविंग का जो 15 साल तक उसका लॉक इन पीरियड है। तो हम लोग जब भी इसको सजेस्ट करते थे, यंगस्टर्स के लिए सजेस्ट करते थे कि जो 20-22 वर्ष का जो अर्निंग शुरू कर देता है और उसका अगर ऑफिस में अगर पीएफ नहीं कटता है उनका, और या कोई नॉर्मल नॉन सैलरीड अगर एसएससी हैं, तो पीपीएफ में वो टैक्स सेविंग करें। क्योंकि 15 साल तक वो उसको 8 साल तक तो एकदम से आप टच नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं, उसकी भी सीमा है। तो जो सीनियर सिटीजन हो जाते थे 60 वर्ष के, 65 वर्ष के, वो पीपीएफ के लिए हम लोग उसको एडवाइस नहीं करते थे। मीनिंग देयर बाय मोदी जी ने बहुत ज्यादा अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ये कहा था कि हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूथ को ध्यान में रखते हुए, देखिए जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है उसके मल्टीपर्पज होते हैं, बहुत सारे पर्पज होते हैं। एक तीर से 2, 3, 4, 5 शिकार किए जाते हैं। तो एक पीपीएफ की लिमिट बढ़ा के मोदी जी ने कहीं ना कहीं वो शिकार किया है जी। इसका 1.5 लाख रुपया इज ओके। सरकार के पास भी और ज्यादा पैसा आएगा, मतलब अगर कोई सरकार योजना लाना चाहती है, लॉन्ग टर्म में कुछ सोच रही है, तो सरकार को इसका फायदा होगा। सरकार को फायदा होगा। और एक चीज जो हम लोग सोच रहे थे इस बजट में कि जो एजुकेशन सेस 3% जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, अखिलेश जी हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि अरुण जेटली साहब को केवल 45 दिन मिले इस बजट को तैयार करने के लिए। और हम ये बिगनिंग से मान के चल रहे थे कि 45 दिन के भीतर एक शॉर्ट टर्म जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, और उनका पूर्णकालीन बजट जो है वो अगले साल आएगा। जब ये इस बार बजट आया, इस बजट में आप देखिए उन्होंने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स के बारे में बहुत कुछ किया है। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में आपको पता है 70,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर प्राइसिंग के लिटिगेशंस में फंसा हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आ गया है कि आप इन्फोसिस जो प्रॉफिट मार्जिन कर रही है और मैं अगर सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूं, आप उससे कंपेयर करते हैं, लिटिगेशंस बढ़ते जा रहा है। इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन था कि ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ होएगा, और इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग में एकदम एक मेथड जो है अरिथमेटिक मीन और रेंज कंसेप्ट, उन्होंने वहां सिंप्लीफिकेशन की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है। एक सेक्शन 40A(1A) इनकम टैक्स में होता था, उसमें क्या होता था कि अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपको टीडीएस काटना है, 1% टीडीएस काटना है और नहीं काटते हैं, सो द होल पेमेंट विल बी डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर, और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब वो प्रणब मुखर्जी साहब भी आए, उन्होंने उसके कोई दूसरी व्यवस्था करी, लेकिन उसको हटाया नहीं। इन्होंने अब उसको 100% जो डिसअलाउ होता था उसको रिड्यूस करके 30% तक कर दिया। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि जब पिछले 10 साल में चिदम्बरम साहब ने जब बजट पेश किया था और जितनी भी भ्रांतियां और गलत चीजें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के भीतर डाल दी थी, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, राणा कपूर साहब हैं, सीएमडी हैं यस बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 में। आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं राणा कपूर जी? इस बजट में जो देश की जो चुनौतियां थी, उनके सुझाव जो हैं हल्के हल्के से उनका नतीजा निकल रहा है। मुझे जैसे लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी एकदम जो रुकावट आई थी उसकी गियर बदल रही है, और इसमें कम से कम 8-10 ऐसी जबरदस्त अनाउंसमेंट्स हैं जो इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में थी ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो अटक गई थी, अभी लगता है कि कम से कम जीडीपी हमारी 6% पहुंच सकती है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुझाव हैं, और खासकर सेक्टर बाय सेक्टर, हर एक सेक्टर में थोड़ी दिशा, थोड़ी क्लैरिटी आई है कि उनको कैसे सुलझाव करके, उनको कैसे इम्प्रूव करके, और उसमें काफी डिटेल है बजट के अंदर, विच नेचुरली आई डोंट वांट टू रिपीट, बट ग्रोथ के लिए मुझे लगता है बड़े अच्छे इंपल्सेस आए हैं। लेकिन राणा कपूर जी सब्सिडी कम करने और अनावश्यक जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, उसको कम करने की बात बार बार नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे। क्या इस दिशा में कोई कदम उठता हुआ नजर आपको आ रहा है? देखिए, जो दूसरी बड़ी चुनौती जिसने आपने कहा, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में हमने जो जरूरत से ज्यादा डोज दिए हैं, उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है सिस्टम में कि जो नरेगा के फंड्स हैं वो एसेट क्रिएशन में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्कीम जो 40,000 करोड़ रुपए साल के कंज्यूम करती थी बजट में, वो मुझे लगता है कि रूरल एसेट क्रिएशन में जाएगी। फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो बाकी LNG सब्सिडीज हैं, उसमें इतना अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट ये जो
प्रोडक्टिव स्कीम्स थी जिनका सोशल वेलफेयर भी क्वेश्चनेबल था। और एक चीज और मैसेज दी गई है कि जो स्कीम अच्छी नहीं चल रही है उनको डायरेक्ट मैं आऊंगा सर दोबारा आपके पास, बीच में आपको रोकना पड़ा, माफी के साथ वक्त को चला ब्रेक का। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर 200 करोड़ की जो एक मूर्ति बनने वाली है उसका क्या मतलब है।